नमस्कार सभी को। आज हम 12वीं क्लास की फिजिक्स और चैप्टर उसका फर्स्ट पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है आवेश एवं आवेश का गुणधर्म। अब यहाँ पे बात आती है फिजिक्स की 12वीं की, तो फिजिक्स अलग अलग पार्ट में डिवाइड है। शुरू के जो 4 पार्ट है वो है आपके स्थिर वैद्युतिकी के। स्थिर वैद्युतिकी के क्या है, स्थिर वैद्युतिकी होती क्या है अपन बात करते हैं, और बाकी के जो आगे पार्ट है वो आपके पास आएगा इलेक्ट्रिक करंट, ये विद्युत धारा के, चुंबकत्व के, प्रकाशिकी के, प्रत्यावर्ती धारा के और न्यूक्लियर फिजिक्स के। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स आता है। इस तरह से कई पार्ट में डिवाइड है। अपने पास शुरू के अंदर जो पहले 4 चैप्टर है वो किस पे है, स्थिर वैद्युतिकी के ऊपर है, और चैप्टर फर्स्ट का नाम है आवेश एवं आवेश के गुणधर्म। अब बात रहती है स्थिर वैद्युतिकी होती क्या है, स्थिर वैद्युतिकी का मतलब क्या है। अब देखिए यहाँ पे वैद्युतिकी का मतलब विद्युत से रिलेटेड होता है, विद्युत से संबंधित होता है। स्थिर का मतलब एकदम मतलब जड़त्व है जो भी। अब यहाँ पे क्या, अब विद्युत किससे, उसका सबसे छोटी इकाई होती है आवेश होती है। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, स्थिर आवेश के बारे में याद करते हैं। एक तो आवेश क्या होता है, गतिमान होता है, और एक आवेश क्या होता है, स्थिर होता है। अब उसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। तो स्थिर वैद्युतिकी क्या होगी, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों तथा उनके मध्य होने वाली अन्योन्य क्रियाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो अपन कह सकते हैं भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेश तथा उनके मध्य होने वाली अन्योन्य क्रिया के बारे में अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाती है, स्थिर वैद्युतिकी। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब रही बात यहाँ पे क्या है, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जिसमें स्थिर आवेश। अब आवेश की बात करते हैं, ये आवेश क्या होता है कि विद्युत इकाई की सबसे छोटी इकाई है, विद्युत की सबसे छोटी इकाई है। अब बात करते हैं आवेश क्या चीज़ है। यहाँ पे आवेश का मतलब हो गया कि किसी पदार्थ का, किसी द्रव्य का वह गुण जिसके कारण वो चुंबकीय और विद्युतीय गुण प्रदर्शित करता है, उसे क्या कहते हैं, स्थिर आवेश। इन द सेंस क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी वो द्रव्य है या पदार्थ है, उसका वह गुण, ऐसा बोला ना, तो जिसके कारण चुंबकीय और विद्युतीय गुण प्रदर्शित करता है। अब चुंबकीय गुण कब प्रदर्शित करेगा, जब कोई आवेश गतिमान होता है तो, और विद्युत गुण कब प्रदर्शित करता है, जब कोई आवेश स्थिर होता है तो। जब अपन बात करते हैं आवेश की, तो ये क्या हो गया, किसी द्रव्य का वह गुण जिसके कारण चुंबकीय व विद्युतीय गुण प्रदर्शित होता है, आवेश कहलाता है। क्या कहलाता है, आवेश कहलाता है। अब रही बात, आवेश के कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। एक तो होता है धनावेश। आवेश के 2 प्रकार होते हैं। आवेश के कितने प्रकार, 2 प्रकार। एक तो क्या होता है, धनावेश, और एक होता है ऋणावेश। अब ये कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ। अब देखिए, आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपने स्केल को ऐसे रगड़ के बालों पे, और आपने क्या किया, ऐसे ऊपर करते हो तो बाल है ना उसके साथ में क्या होते हैं, खड़े हो जाते हैं।
ठीक है। या फिर क्या करते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि अपन पैंट वगैरह ये पहनते हैं तो बाल उसके चिपक जाते हैं और पैंट वो चिपक जाती है अपने पैरों पे, तो वो ऐसा क्या है, किसके कारण हो रहा है, वो कारण क्या है, आवेश के कारण हो रहा है। किसके कारण हो रहा है, आवेश के कारण। अब रही बात धनावेश और ऋणावेश के बारे में कैसे पता लगाया। अब धनावेश और ऋणावेश के बारे में पता लगाने के लिए एक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 2 प्रयोग किए। अब 2 प्रयोग क्या किए वो देखिए, 2 प्रयोग किए गए। वो 2 प्रयोग कौन से हैं देखना। इसके अंदर सबसे पहला नंबर प्रयोग ये था कि कांच की छड़, किसकी, कांच की छड़ और प्लस रेशम का कपड़ा। अब क्या किया, कांच की छड़ और रेशम के कपड़े को रगड़ करके उस छड़ को स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया गया। क्या कर दिया गया, स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया गया। अब ये क्या है, कांच की छड़ है ये। अब इसके पास में एक अन्य वही बात कांच की छड़ और रेशम के कपड़े से रगड़कर इसके पास लेके आते हैं। तो जैसे ही अपन वो छड़ लेके आएंगे पास में, तो ये दोनों, ये भी क्या है, कांच की छड़ है, कांच की छड़। अब ये दोनों आपस में क्या करती है, प्रतिकर्षित करती है। अब बेंजामिन ने क्या किया, उसने कहा कि मान लेते इसके अंदर क्या आवेश है, कौन सा है, धन आवेश है। तो पहली बात तो ये हो गई कि जैसे ये कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़कर दूसरी कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़कर पास लाया जाता है, तो आपस में क्या करती है, प्रतिकर्षित होती है। क्या करती है, प्रतिकर्षित होती है। ठीक है। अच्छा, अब क्या किया इसने, दूसरा प्रयोग ये किया, अब की बार एबोनाइट की छड़ प्लस क्या करेंगे, इसमें बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं इसको। किससे, बिल्ली की खाल से। अब क्या करते हैं, एबोनाइट की छड़ और बिल्ली की खाल को आपस में रगड़ेंगे और उसको स्वतंत्रता पूर्वक लटका देते हैं। अब एबोनाइट की छड़ प्लास्टिक की भी छड़ हो सकती है, कैसे भी हो सकती है। ठीक है। तो ये कौन सी छड़ होगी, एबोनाइट की छड़ है। एबोनाइट एक धातु होता है। अच्छा, अब क्या करते हैं, दूसरी एक एबोनाइट की छड़ और बिल्ली की खाल से दूसरी वाली एक छड़ और लेके आते हैं और उसको क्या करेंगे, अपन उसके पास में लेके आएंगे। पास में लेके आएंगे, ये भी किसकी है, एबोनाइट की छड़ है। अब क्या करते हैं, इसमें दोनों को पास लेके आए तो दोनों क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करते हैं। तो उसने नियम दिया कि भाई इसमें जो आवेश है वो कौन सा है, ऋण आवेश है। कौन सा, ऋण आवेश हो जाएगा। अब इसने तीसरा प्रयोग ये किया, 3 नंबर प्रयोग के अंदर इसने ये कहा कि एक तो क्या करनी है, आपके पास है कांच की छड़ प्लस जो कि रेशम के कपड़े से और साथ में क्या करते हैं, अब एबोनाइट की छड़ और जिसको अपन ने क्या किया, बिल्ली की खाल से रगड़ा, बिल्ली की खाल से रगड़ दिया और स्वतंत्रतापूर्वक लटका दिया। अब देखिए, अब अपन ने क्या किया, एक तो ले ली अपन ने क्या, कांच की छड़ ले ली। ये कांच की छड़ है जिसको किससे रगड़ा हुआ है, रेशम के कपड़े से। कांच की छड़ और ये रेशम के कपड़े से। अब क्या करते हैं, दूसरी एक छड़ लेके आते हैं और जिसको क्या किया अपन ने, ये कौन सी है, ये एबोनाइट की छड़ है। कौन सी, एबोनाइट की छड़। अब क्या करेंगे, इन दोनों में देखा तो दोनों में क्या हो रहा है, यहाँ पे आकर्षण हो रहा है। क्या हो रहा है, आकर्षण। तो इसमें क्या नाम दिया था भाई उसने कि भाई ये कांच की छड़ होती है, उसमें प्लस आवेश होता है। एबोनाइट की छड़ में कौन सा होता है, माइनस आवेश होता है। तो यहाँ पे एक तो प्लस और एक माइनस, तो दोनों क्या हुआ, आपस में लेके आएंगे तो क्या हो रहा है, आकर्षण हो रहा है। तो उसने एक इससे क्या हुआ, निष्कर्ष निकाला कि जब भी कोई समान आवेश होता है, मतलब कांच की छड़ थी वो आपस में प्रतिकर्षित हो रही है, एबोनाइट की आपस में क्या हो रही है, प्रतिकर्षित हो रही है। लेकिन कांच की छड़ और एबोनाइट की छड़ आपस में क्या हो रही है, आकर्षित हो रही है। तो उसने ये बताया कि अगर कोई समान आवेश होते हैं ना, समान आवेश हमेशा क्या करते हैं,
प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करेंगे? प्रतिकर्षित, दूर जाएंगे। और विपरीत आवेश होंगे वो क्या करते हैं? आकर्षित होते हैं। तो उन्होंने दो निष्कर्ष निकाल दिया कि समान आवेश प्रतिकर्षित और विपरीत आवेश आकर्षित होते हैं। तो देखिए अपन ने क्या किया, देख लिया कि भाई धनावेश और ऋणावेश के बारे में पढ़ लिया। अब क्या होता है कि अगर कोई वस्तु ऐसे पड़ी है तो वो निरावेशित होती है, उसको क्या करना पड़ता है? आवेशित करना पड़ता है। तो किसी एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन, अगर कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागती है तो वो धनावेशित हो जाती है। क्या हो जाती है? धनावेशित। अगर कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है तो वो क्या हो जाती है? ऋणावेशित हो जाती है। इस प्रकार से अपने पास एक नई हेडिंग है, वो आवेशन की विधियाँ, मतलब चार्जिंग कैसे किया जाता है। जैसे फोन चार्ज करते हैं, वो चार्ज कैसे किया जाता है, वो चार्ज करने का तरीका क्या है। तो आवेशन की विधियाँ ये होती है 3 प्रकार की। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। तो ये 3 प्रकार की, सबसे पहले है घर्षण विधि। कौन सी? घर्षण विधि। और दूसरी है वो है आपके पास चालन विधि, ये है चालन। और तीसरी विधि है वो है प्रेरण विधि। कौन सी? प्रेरण विधि। अब देखिए इन तीनों विधि के अंदर क्या क्या अंतर है, क्या नहीं है, क्या करना है वो देखो। घर्षण विधि के अंदर क्या होता है? घर्षण विधि में सिंपल सी बात है, देखिए घर्षण विधि में क्या करना होता है कि एक निरावेशित वस्तु को या दोनों वस्तुओं को क्या करता है? आपस में रगड़ा जाता है। तो रगड़ करने से वो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में आवेश स्थानांतरित हो जाते हैं। कैसे? अपन क्या करते हैं कि हथेलियों को रगड़ते हैं, तो हथेलियाँ क्या हो रही है? गर्म हो रही है ना। पहले क्या थी आपके पास? निरावेशित थी। रगड़ करने से क्या हो जाती है? आवेशित हो जाती है, और वो क्या होगी? गर्म हो जाएगी। ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, वो स्केल वाली बात, स्केल को बालों से रगड़ोगे और उसको ऊपर उठाओगे, बाल ऐसे ऊपर उठते हैं। तो पहले निरावेशित थे, आपने जैसे ही रगड़े तो वो क्या हो? रगड़ने मतलब घर्षण किया उनके बीच में, घर्षण की वजह से दोनों आवेशित हो गए, एक धनावेश एक ऋणावेशित। तो क्या होगा? जैसे ही ऊपर उठाओगे दोनों में क्या होता है? आकर्षण होता है, वो एक साथ क्या हो जाते हैं? उठ जाते हैं। तो इस प्रकार क्या आ रही है? वो आवेशित हो रही है वस्तु। तो घर्षण विधि के अंदर क्या होता है? पहले वाली कौन सी? घर्षण विधि। घर्षण विधि में वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है। जैसे वही बात, कांच की छड़ प्लस रेशम का कपड़ा, या फिर क्या करते हैं? एबोनाइट की छड़, और प्लस क्या करते हैं अपन? किसकी? बिल्ली की खाल, ये हो गई। अब इनको रगड़ते हैं तो ये आवेशित हो रहा है, एक धनावेशित हो रही है ये वाली, इसको धनावेशित माना, और इसको क्या माना? ऋणावेशित। तो ये आवेशन हो रहा है। ठीक है। तो ये घर्षण विधि के। अब एक चीज़ ध्यान रखना कि घर्षण विधि के अंदर किसी निरावेशित वस्तु में आवेश का स्थानांतरित होगा वो बराबर होगा। क्या होगा? बराबर होगा, समान मात्रा में होगा। अब दूसरी कौन सी विधि है अपने पास? चालन विधि। अब चालन विधि के अंदर आपको क्या करना है? चालन विधि का मतलब होता है, इसको आप कंडक्शन मेथड भी बोलते हैं। अब मान लीजिए, आपको मैं एग्जांपल से दिखा रहा हूँ। आपके पास एक कोई धात्विक या फिर चालक है जिसको धनावेशित किया गया है। क्या किया गया है? धनावेशित किया गया है। ठीक है। अब आपके पास एक निरावेशित वस्तु है, ये तो क्या है? आवेशित है, जिसको अपन ने बोल दिया धनावेशित। ठीक है। और ये कौन सी है? निरावेशित। तो अब क्या होगा? इसके अंदर आवेश नहीं है, तो अपन क्या करते हैं? इस धनावेशित और निरावेशित वस्तु को किसी तार के माध्यम से जोड़ देते हैं। तार के माध्यम से जोड़ने से अपने पास जो आवेश होएगा वो क्या होगा? ये भी धनावेशित थी अपने पास, और जो निरावेशित थी वो भी क्या हो जाती है? आवेशित हो जाती है। और आवेश कौन सा आएगा? धनावेश आएगा। तो ये क्या हो गई? ये ए वस्तु, ये बी वस्तु, तो ये दोनों क्या होगी? चार्ज होगी। तो यहाँ पे जब जोड़ा गया तो यहाँ तार है, तो जैसे तार के माध्यम से ये फिजिकली कांटेक्ट करवा देते हैं तो वो क्या हो जाता है? चालन विधि हो जाता है। अब देखिए, आप जैसे फ़ोन को चार्ज करते हैं, फ़ोन को चार्ज करते हैं, क्या करेंगे? अडेप्टर को जोड़ के और पिन लगा देते हैं, तो तार लगा दिया ना, तो आप क्या वहाँ से जो लाइट है एसी और डीसी में कन्वर्ट होकर डायरेक्ट क्या कर रही है? फ़ोन को चार्ज कर रही है। तो वो चार्जिंग है, वो कौन सी विधि से चार्ज हो रहा है? चालन विधि से चार्ज हो रहा है। तो यहाँ ध्यान रखना, क्या करते हैं अपन?
यहाँ पे तार लगाते हैं। पर दूसरी चीज़ ये होती है कि इसके अंदर चालन विधि के अंदर जो आवेशित थी और एक निरावेशित थी, जैसे ही ये आवेशित दोनों आवेशित होती है तो समान मात्रा में, ध्यान है, समान मात्रा में और समान आवेश आते हैं। अगर इसके पास धनावेश है तो यहाँ पे भी धनावेश आएंगे। अगर यहाँ पे 5 कूलम है तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, आधे आधे हो जाएंगे, 2.5 कूलम हो जाएंगे। इस तरह से समान मात्रा में और समान आवेश स्थानांतरित होते हैं चालन विधि के अंदर। ठीक है। तीसरी विधि है वो अपने पास है प्रेरण विधि। अब प्रेरण विधि में क्या होता है, एक आवेशित वस्तु को और एक निरावेशित वस्तु को पास में लाया जाता है। क्या किया जाता है, पास में लाया जाता है, कांटेक्ट नहीं करवाया जाता, तार से जोड़ा नहीं जाता। जब पास में लाया जाता है तो वो जो निरावेशित वस्तु थी वो आवेशित हो जाती है। अब कैसे होगी वो आपको मैं डायग्राम से समझाता हूँ। आपके पास एक आवेशित वस्तु है जिसको क्या कर दिया अपन ने, धनावेशित कर दिया या धनावेशित है, और ये आपके पास कौन सी वस्तु है, ए। और एक वस्तु है जो कि आपके पास कौन सी है, निरावेशित वस्तु है, ये है बी। ये क्या है, निरावेशित। अब यहाँ अपन क्या करते हैं, पास पास लेके आते हैं, पास पास लेके आएंगे, न कि फिजिकल कांटेक्ट, मतलब तार नहीं जोड़ा जाएगा। अब ये ए वस्तु के पास धनावेशित था और इसके पास कुछ नहीं था, तो अब ये क्या करती है, धनावेश है मतलब पॉजिटिव आवेश है, वो क्या करते हैं, आकर्षण किसको करेंगे, नेगेटिव को। किसको, नेगेटिव को। ऋणावेश को आकर्षित करते हैं और धनावेश को वापस क्या करेंगे, प्रतिकर्षित कर देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, ये धनावेश इस वस्तु पर, आवेश तो होंगे, धनावेश भी होंगे, ऋणावेश भी होंगे। अब जो ऋणावेश वालों को तो अपनी तरफ खींच लेगा और धनावेश वालों को उधर भेज देगा। तो यहाँ पे ऋणावेश है वो एक किनारे पे आ गए, ठीक है, और जो धनावेश थे वो दूसरे किनारे पे आ गए। लेकिन अब देखो, एक किनारे पे यहाँ पे, दूसरे किनारे, अब क्या, अपने को तो एक आवेश चाहिए, तो अपन क्या कर देते हैं, इसको भू संपर्कित कर देते हैं। भू संपर्कित मतलब अर्थिंग, जो तार होता है ना, अर्थिंग का तार, वो इससे जोड़ देते हैं, जमीन के अंदर चला जाएगा। ये धनावेश जमीन के अंदर चला गया। अब क्या करते हैं यहाँ पे, अब जैसे ही अर्थिंग किया तो अपने पास, इसके पास तो आएगा धनावेश जो रहेगा पहले से है, और दूसरी वाली पे क्या हो जाएगा, ऋणावेश हो जाएगा। तो यहाँ से अपने को क्या पता चला कि जब भी कोई आवेशित वस्तु के पास में निरावेशित वस्तु को पास में लाया जाता है, न कि उससे संपर्क करवाया जाता, तो दोनों जो निरावेशित वस्तु थी वो आवेशित हो जाती है। तो इसमें क्या अंतर है भाई, अंतर ये है कि इसमें धनावेश है तो इसमें ऋणावेश। तो इसमें ये हुआ कि जो आवेश है वो समान मात्रा में स्थानांतरित होते हैं, लेकिन विपरीत आवेश स्थानांतरित होता है। विपरीत का मतलब देखो, यहाँ धनावेश था तो यहाँ पे क्या हो गया, ऋणावेश हो गया, तो विपरीत आवेश है वो क्या होंगे, स्थानांतरण हो गए। अब देखिए इसके अंदर एक एग्जाम्पल होता है, रिसेंट के अंदर सैमसंग वाले ऐसे कोई फ़ोन चार्जर वगैरह या फ़ोन आ रहे हैं। अब उसमें क्या होता है, चार्जर होता है वो एक डब्बे जैसा होता है। अब फ़ोन को क्या करते हैं, उसके ऊपर रखते हैं, ऊपर रखने के बाद में वो चार्ज हो जाता है, उसको बोलते हैं इंडक्शन चार्जर बोलते हैं। या देखो उसके बाद में अपन क्या करते हैं, वो फ़ोन चार्ज हो जाता है, सुन रही बात, तो वो क्या है, वो किससे चार्ज हो रहा है, प्रेरण विधि से चार्ज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास दोनों के बीच में कोई फिजिकल कांटेक्ट या फिर तार वगैरह, संपर्क वगैरह नहीं जोड़ा जाएगा। तो ये है प्रेरण विधि। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है अपने पास आवेशन के गुण। अब आवेशन के गुण क्या है, अगर कोई चार्ज कर दिया जाए तो उसमें क्या गुण होंगे, क्या नहीं है। पहला गुण ये है कि आपके पास दो समान आकार के, क्या है, दो समान आकार, समान आकार, समान धातु के गोले हैं, ठीक है, जिसमें से एक तो क्या है, निरावेशित है, निरावेशित, और दूसरा क्या है, आवेशित है, और वो आवेश क्या है, ऋणावेशित कर दिया मैंने। क्या कर दिया, ऋणावेशित कर दिया। दो समान आकार के समान धातु के बने हुए हैं, तो घनत्व भी क्या होगा, समान होगा। एक निरावेशित है, ऋणावेशित है, ठीक है, मतलब इसको आवेशित कर दिया तो आवेशित कर दिया। तो इन दोनों के अंदर अपन भार या द्रव्यमान की बात करते हैं, तो ये ऋणावेशित होता है, उसका द्रव्यमान ज़्यादा होता है, इसका द्रव्यमान कम हो गया। तो इसका मतलब दो समान धात्विक, दो समान आकार के
गोले हैं, एक निरावेशित और एक ऋण आवेशित है, तो उन दोनों में जो द्रव्यमान होगा वो ऋणावेशित का अधिक होगा। ये क्यों होगा? क्योंकि जैसे ऋणावेशित का मतलब क्या हो गया, कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रही है। एक इलेक्ट्रॉन किसी भी मान लीजिए वस्तु के अंदर आता है तो एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 गुणा 10 की पावर -31 kg होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए ऐसे कोई लाखों हजारों ऐसे आ जाए तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई होगा तो कुछ न कुछ द्रव्यमान बढ़ रहा है ना। तो इस प्रकार से ऋणावेशित वस्तु का द्रव्यमान हो जाता है वो अधिक हो जाता है। तो पहली शर्त ये गुण तो ये है। दूसरा गुण है कि जो विद्युतीकरण है, विद्युतीकरण का सही परीक्षण, कौन सा सही परीक्षण? प्रतिकर्षण है, प्रतिकर्षण है। इसका मतलब क्या है? विद्युतीकरण मतलब उसके अंदर विद्युत है या नहीं है, दो आवेशों के मध्य विद्युत है या फिर वो नहीं है, तो उसका परीक्षण कौन सा है? प्रतिकर्षण है। अब क्यों प्रतिकर्षण, आकर्षण क्यों नहीं है? क्योंकि आकर्षण गुरुत्वाकर्षण की वजह से भी हो सकता है। अब गुरुत्वाकर्षण में अपन ने पढ़ा था कि दो कोई पिंड है m1 द्रव्यमान और m2 द्रव्यमान के, और r दूरी पर रखे गए हैं, तो उनके बीच में लगने वाला जो बल होता है, लगने वाला आकर्षण बल, नाम से देखो गुरुत्वाकर्षण है तो गुरुत्व आकर्षण, आकर्षण बल लगता है, तो Gm1 m2 अपॉन में r² होता है, तो ये गुरुत्वाकर्षण है। जबकि इसके बीच में आकर्षण व प्रतिकर्षण दोनों हो सकते हैं। मान लीजिए आपके पास दो आवेश है Q1 और Q2, दोनों के बीच में अगर आकर्षण बल लग रहा है तो अपने को पता कैसे चलेगा कि ये गुरुत्वाकर्षण है कि या फिर विद्युत बल है? तो इसका कारण यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो दोनों के बीच में अगर प्रतिकर्षण होता है तो प्रतिकर्षण किसके कारण होता है? विद्युत बल के कारण। तो ये Q1 और Q2 दो आवेश है, वो एक दूसरे को धकेलेंगे, तो वो किसके कारण धकेलेंगे? विद्युत बल के कारण धकेलेंगे। तो विद्युतीकरण का सही परीक्षण कौन सा है? प्रतिकर्षण, क्योंकि आकर्षण गुरुत्वाकर्षण की वजह से भी हो सकता है। तीसरा क्या होता है? आवेश को ज्ञात करने के लिए, मतलब आवेश जो भी आवेश है उसकी मात्रा को पता करने के लिए कुछ किससे द्वारा कर सकते हैं? एक आप एमीटर से कर सकते हो। एमीटर में क्या करते हैं? धारा मापते हैं। धारा किसके कारण आती है? आवेश के कारण। एमीटर से माप सकते हो। वोल्टमीटर, वोल्टमीटर में भी क्या होगा? वोल्टेज मापता है, तो ये किसके कारण आता है? आवेश के कारण। फिर या फिर क्या होता है, एक होती है आपके विद्युतदर्शी। क्या होती है? विद्युतदर्शी होती है ये भी। अच्छा, एक होता है आपके पास गैल्वेनोमीटर, या उसको बोलते हैं धारामापी। धारामापी क्या है? नाम क्या है? धारामापी, धारा का मापन करती है। तो ये भी क्या किसके कारण होता है? आवेश के कारण। तो आवेश को किससे अपन मात्रा को ज्ञात कर सकते हैं? एमीटर से, वोल्टमीटर से, विद्युतदर्शी या फिर धारामापी से, इससे अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो अपने पास ये विद्युतदर्शी क्या है, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। देखिए विद्युतदर्शी, अब विद्युतदर्शी क्या होती है? ये क्या करता है? आवेश की मात्रा को पता करने के लिए होता है। विद्युतदर्शी के अंदर अपने पास एक कांच की बोतल है, ठीक है, इसमें एक छड़ है, ठीक है। अब इस छड़ के किनारों पर दो पतली पतली सोने की पत्ती लगा दी गई, ठीक है, सोने की पत्ती लगाई है, सोच लेना। अब यहाँ पे क्या होता है, एक दूसरी छड़ है जो कि धनावेशित छड़ है। धनावेशित छड़ इसके पास में लाया जाता है। अब क्या होगा, इसको पूरे को कॉर्क से बंद कर दिया जाता है। अब कॉर्क क्या होता है, इसमें इस तरह से बंद कर दे ताकि उसमें अंदर क्या हो जाए, निर्वात हो जाए, हवा नहीं घुस सके। अब इस कांच की बोतल को बाहरी भाग को भू संपर्कित कर दिया जाता है, ठीक है। ये बन गया विद्युतदर्शी का चित्र बन गया। अब देखिए इसके अंदर क्या करते हैं, अब जैसे ही धनावेश छड़ को इसके पास में मतलब इसके टच करवाया जाता है तो कौन सी विधि होगी, चालन विधि। अब चालन विधि से इसमें धनावेश है तो इसमें भी क्या होगा, धनावेश होगा। अब धनावेश होगा तो इस छड़ के तो दोनों सोने की पत्ती में भी क्या हो गया, धनावेश हो गया। अब धनावेश आपस में क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, मतलब प्रतिकर्षित करेंगे। इसका मतलब पत्तियाँ क्या हो जाएगी, फैल जाएगी। अब क्या करते हैं, अगर आवेश की मात्रा बढ़ाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, ऐसे फैलती जाएगी, ज़्यादा फैलेगी। अब इसको भू संपर्कित क्यों कर दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर धनावेश है और इसके किनारों पे क्या हो सकता है, ऋणावेश हो सकता है। अब ऋणावेश होगा और ये धनावेश है तो दोनों में आकर्षण होगा। इसका आकर्षण की वजह से भी फैल सकती है ना, तो अपने को जो आवेश की मात्रा होगी उसमें त्रुटि प्राप्त होगी
उस त्रुटि को कम करने के लिए अपन ने क्या कर दिया, भू संपर्कित, मतलब यहाँ पे जो आवेश होगा, ऋणावेश होगा, वो किस में चला जाएगा, जमीन में चला जाएगा। तो इस तरह से खाली अपने को जो फैलाव है, पत्तियों का फैलाव है, वो किसके कारण मिलता है, अपने को इस धनावेश के कारण मिलता है। तो इस तरह से अगर मान लीजिए आवेश की मात्रा बढ़ाते हैं तो ये फैलेगी, और फैलेगी क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, समान आवेश है, और समान आवेश क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। इस प्रकार अपन आवेश की मात्रा ज्ञात कर सकते हैं विद्युतदर्शी से। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है आवेश का मात्रक। आवेश का मात्रक क्या होता है, इसका अपन पता लगाते हैं। आपने ये चीज़ पढ़ी है, विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या होती है, विद्युत धारा I बराबर होता है Q/T। आवेश प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं, धारा बोलते हैं। Q क्या होता है, आवेश होता है। अगर मैं Q की बात करता हूँ तो ये क्या हो जाता है, IT हो जाता है। IT हो जाता है, इसका मतलब मात्रक देखो आप, मात्रक क्या हो गया, इसका मात्रक क्या होता है धारा का, एम्पियर। क्या हो गया, एम्पियर, जिसको अपन A से लिखते हैं, गुणा T समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। तो ये एम्पियर इंटू सेकेंड हो गया, ठीक है, मतलब 80 करके हो गया। अब देखिए अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे एम्पियर इंटू सेकेंड की, लेकिन ऐसा ही मात्रक होता है, इसका जो ऐसा ही मात्रक है वो होता है कूलाम, ठीक है, और इसको लिखते हैं कैपिटल C से लिखते हैं। क्या लिखते हैं, कैपिटल C से। इसका मतलब कूलाम हो गया, और इसका क्या हो जाएगा, जो MKS में है वो एम्पियर इंटू सेकेंड हो गया। अगर इसकी विमा की बात करते हैं, विमा क्या होती है, देखो यहाँ पे एम्पियर ये मूल मात्रक, मूल राशि है, सेकंड ये भी क्या है, मूल राशि है। तो M है क्या इसके अंदर, नहीं है तो 0 हो जाएगा, L भी नहीं है 0, T है, और A अपने पास 1 है, तो AT या फिर TA अपने पास ये विमा हो गई। और आवेश होता है वो होता है, आवेश एक अदिश राशि है, इसकी कोई भी दिशा नहीं होती, अदिश राशि है। इसका मतलब दिशा तो ठीक है, इसमें उसके सदिश योग नहीं होता, ठीक है, मेन चीज़ ये है। तो ये क्या है, अदिश राशि है। इसका जो अन्य मात्रक होता है, इसका जो अन्य मात्रक है वो ये है, अन्य मात्रक अपन बात करते हैं तो CGS के अंदर, CGS में होता है इसका स्टेट, जिसको अपन ESU से बोलते हैं, या फिर इसको बोलते हैं फ्रैंकलिन। क्या बोलेंगे, फ्रैंकलिन बोलते हैं इसको, फ्रैंकलिन। तो 1 कूलाम इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁹ ESU होता है, ठीक है। इस प्रकार से एक ये मात्रक हो गया। और इसका जो बड़ा मात्रक होता है वो अन्य मात्रक, या यूं कहो कि इसका होता है, एक होता है फेराड, ठीक है, जिसको फेराडे बोलते हैं। इसका फेराडे होता है, F से लिखते हैं, ठीक है। एक 1F इक्वल्स टू होता है 96,500 कूलाम। इस तरह से इसके मात्रक हो गए, ठीक है। अब ये याद रखना, ये एक अदिश राशि है, सिंपल सी बात है, ठीक।